हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में कुछ आपको बेसिक चीजें या जानकारी बताई हुई थी और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कहाँ से ये लिए गए, भारत में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई, ठीक है ना दोस्तों। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और कल मैंने आपको ये भी डिटेल से अच्छे से बता दिया हुआ था। दोस्तों, आज बात करेंगे मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल है 12 से 35 से लेकर, ठीक है ना दोस्तों, इन्हीं आर्टिकल पर चर्चा होगी। और कल मैंने आपके 6 मौलिक अधिकार जो थे बहुत अच्छे से बता दिया हुआ था और आज दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल है और इन्हीं आर्टिकलों पर क्या होगी दोस्तों, चर्चा की जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी क्लास का आनंद मिले और आप लोग भी क्लास का आनंद लें, ठीक है ना दोस्तों। तो जरा दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जरा देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। तो दोस्तों जरा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12, ठीक है ना दोस्तों। आर्टिकल 12 यानी क्या, अनुच्छेद 12, ठीक दोस्तों। 12 में शब्द क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा। ये वर्डिंग लिखी हुई है किसमें, आर्टिकल 12 में। और क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा के बारे में दोस्तों बताया गया है। और इन्होंने बताया कि परिभाषा में क्या क्या होगा, राज्य की जो परिभाषा में कौन जो बताया उनमें कौन कौन से क्या क्या तत्व शामिल होंगे। तो सबसे पहली बात है क्या, भारत की सरकार व संसद होगी, ठीक। सभी स्थानीय अधिकारी होंगे, सभी राज्य की सरकारें व विधानमंडल होंगे, ठीक। राज्य के परिभाषाओं में इन्होंने डिटेल से बात की दोस्तों। स्थानीय अधिकारी का मतलब जो विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, उनको कैसे लागू किया जाए, उनका कैसे पालन किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, स्थानीय अधिकारी, ठीक। तो आर्टिकल जो 12 है, ठीक, सीधा सीधा अगर समझे तो ये राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। और राज्य की परिभाषा में से कुछ ये तत्व दिए गए, जैसे भारत की सरकार व संसद, उनकी क्या क्या व्यवस्था, कैसे क्या कार्य करती, ठीक है ना, उसमें शामिल है राज्य में सभी स्थानीय अधिकारी और सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 13, ठीक है ना दोस्तों। यानी कौन सा, अनुच्छेद 13, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक। अनुच्छेद 13, ठीक है ना, आर्टिकल 13। तो जरा देखिए दोस्तों, पहले तो देख लेते हैं आर्टिकल 13 कहता है क्या, वो वर्डिंग देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर इस पर डिटेल से चर्चा की जाए। इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच माना जाता है, सुरक्षा कवच माना, ठीक है ना दोस्तों, सुरक्षा कवच माना जाता है। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 13 को, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों को क्या, सुरक्षा कवच। और इसमें कहा गया इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, न्यायालय को यह अधिकार, ठीक है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार, ठीक है ना, अधिकार प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है ना, प्रदान किया गया है कि वह राज्य द्वारा निर्मित, ठीक है ना, किसी भी ऐसी विधि को, राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि को, ठीक है ना, विधि मतलब कानून, ऐसी विधि को, ठीक है ना दोस्तों, किसी भी ऐसी विधि को जो मौलिक अधिकारों से, जो मौलिक, ठीक है ना दोस्तों, जो मौलिक
अधिकारों से असंगत है, अधिकारों से असंगत है, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या अवैध घोषित। अब आप दोस्तों जरा देखिए, ठीक, एक बार अच्छे से समझते हैं। पहले तो इसकी वर्डिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच माना जाता है, ठीक है ना। सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं आर्टिकल, उसका रीजन है, ठीक। इसमें 3 प्रकार के हमारे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है ना। किसी में कहा गया अगर कोई राज्य अगर कोई भी ऐसी विधि या कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वह कानून वहीं पर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए, एक आच्छादन का सिद्धांत, एक परित्याग का सिद्धांत, एक पृथक्करण का सिद्धांत, इसी आर्टिकल 13 के तहत दोस्तों, ठीक। पहले आप लोग बहुत अच्छे से आर्टिकल 13 देखिए कहना क्या चाह रहा है। देखिए जरा, इन्होंने कहा हुआ है इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच माना जाता है। क्यों, उसका रीजन देखिए। इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि को जो मौलिक अधिकारों से असंगत है उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड और लिख लीजिए, तो उसे, ठीक है ना, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए, बहुत अच्छे से देखना। जैसे दोस्तों YouTube पर आपके बहुत सारे चैनल चलते हैं, ठीक। अब मैं काम क्या करूं, किसी भी एक चैनल को उठाकर और मैं जस्ट उसी की सेम टू सेम कॉपी पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो चैनल वाले होंगे मेरे ऊपर क्या कर देंगे, ऑब्जेक्शन कर देंगे ना, और YouTube मेरा चैनल क्या कर देगा, बंद कर देगा ना, और मैं क्या हो जाऊंगा, निष्क्रिय हो जाऊंगा ना। क्यों, क्योंकि मैं सेम उन्हीं की कॉपी पढ़ा रहा हूं, ठीक। सेम आप ऐसे इसको समझिए, कैसे, जैसे कि अगर कोई राज्य है, ठीक, तो ठीक, इसके अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों से क्या कर जाता है, असंगत है, ठीक है ना। असंगत का मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों से मिलता जुलता बिल्कुल है, ठीक, ठीक है ना। तो न्यायालय को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार में, ठीक है ना, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अगर राज्य ऐसा कोई कानून बना देती है जिसमें क्या हो जाए, जो मौलिक अधिकार से बिल्कुल असंगत है यानी मिलता जुलता है, तो वो जो कानून बना होगा यानी राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा या निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, 13, ठीक है ना। आर्टिकल 13 दोस्तों कहता है इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच माना गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय को अधिकार दिया गया कि अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बना देती है, ठीक, जो मौलिक अधिकार से असंगत है, ठीक है ना, यानी कि मौलिक अधिकार से बिल्कुल सेम टू कॉपी मिलता जुलता हुआ, ठीक, तो ऐसे कानून या विधि को न्यायालय क्या अवैध घोषित कर देगा, ठीक है ना। ऐसे कानून कोई भी अगर मौलिक अधिकार से मैच खा रहा है, ठीक है ना, और कोई भी समस्या कर रहा है किसी भी मौलिक अधिकार में वो कानून, तो न्यायालय का दोस्तों ये अधिकार है, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अवैध घोषित कर दिया जाएगा उस कानून को। और ये बात आर्टिकल कौन से कहता है, आर्टिकल 13, ठीक। और आर्टिकल 12 में दोस्तों क्या, राज्य की परिभाषा है, और इसमें बताया गया कि भारत की सरकार व संसद के बारे में, सभी स्थानीय अधिकारी के बारे में, सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल के बारे में। स्थानीय का मतलब ऐसे, ठीक है ना, अधिकारी जो कानून बनाते हैं, ठीक, और उनको लागू करते हैं, कैसे लागू किया जाए, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती, ठीक। तो ऐसे प्रकार को स्थानीय अधिकारी की बात की गई है, ठीक है ना दोस्तों। और आर्टिकल 13 इसको क्या कहता है कि अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बना देती है, ठीक, जो मौलिक अधिकार से बिल्कुल मिलता जुलता, ठीक, बिल्कुल, ठीक, यानी असंगत है, ठीक है ना दोस्तों, तो न्यायालय को यह अधिकार दिया गया, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 13 के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं।
पहले तो जरा आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 3 प्रकार के आपको सिद्धांत बताते हैं कौन कौन से दिए गए, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जरा पहले से इतने का, इसके बाद 3 प्रकार के आप लोग सिद्धांत देखिए जरा कौन कौन से बताए गए, ठीक, 3 प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से बताए गए, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल 13 के तहत कुल 3 प्रकार के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 13 के तहत, ठीक, 3 प्रकार के, जिसमें से पहला जो सिद्धांत दिया है, ये जो सिद्धांत इसे बोला गया क्या, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आर्टिकल 13 के तहत क्या है, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है ना, आच्छादन या। तो इसके अंतर्गत देखो दोस्तों क्या कहा गया है कि इसके अनुसार संविधान लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वह निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक दोस्तों। इन्होंने कहा ये कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, तो आपका जो संविधान पूर्ण आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 और पूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950, ठीक, उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो उसके पहले की अगर कोई विधि या कानून है, ठीक है ना, कब, संविधान के लागू होने के पूर्व, ठीक है ना, उसके पहले की कोई भी विधि या कानून अगर है, यदि वह मौलिक अधिकार से असंगत है, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों में, ठीक, से क्या है, असंगत है, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मौलिक अधिकारों से सेम कोई भी मैच खाता हुआ कानून है, ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार से असंगत है और मौलिक अधिकार से क्या है, असंगत, ठीक, तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और ये सिद्धांत क्या कहता है, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का मतलब ये है कि उस कानून पर निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात यह उस कानून पर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, संविधान के लागू होने के पूर्व की, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, ठीक, तो उसके पहले की अगर कोई भी विधि यदि कानून है, ठीक है ना, तो वह मौलिक अधिकारों से क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा और उसको क्या, ग्रहण लग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, असंगत हो जाएगा और ग्रहण लग जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक, इसमें उन्होंने कहा इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय द्वारा केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से क्या है, असंगत है। यानी अगर राज्य कोई भी विधि या कानून बनाती है, ठीक, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल खा जाता, ठीक है ना, तो केवल उसी पार्ट को हटाया जाएगा जितना असंगत होगा, ठीक है ना, पूरे को नहीं। वर्डिंग देखिए, तो न्यायालय द्वारा केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से क्या है, असंगत है, ठीक है ना। तो न्यायालय के द्वारा केवल उसी वाले भाग को क्या, अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से क्या, असंगत है, ठीक है ना। और ये बात क्या कही, किसमें, राज्य के लिए बात कही गई। अगर राज्य द्वारा कोई भी भाग ऐसा है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, ठीक, तो केवल उसी उतने ही भाग को क्या कर दिया जाएगा, न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक, जितना पार्ट क्या मौलिक अधिकार से असंगत है, ठीक। तो ये आपके 2 सिद्धांत रहे, क्या, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत और दूसरा आपका क्या, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक। तो पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक सिद्धांत और बचा हुआ है, इसके बाद उसके आप आगे बात करते हैं। तो पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत आपका है क्या है, अधित्याग का सिद्धांत, ठीक। ये 3 सिद्धांत दिए गए थे, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और तीसरा आपका क्या, अधित्याग का सिद्धांत। और इसके अनुसार क्या कहा गया, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, वर्डिंग देखिए दोस्तों, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को परित्याग नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक, तो उसे जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना, तो उसका परित्याग नहीं कर सकता, ठीक है ना दोस्तों, ठीक, परित्याग नहीं किया जा सकता संविधान द्वारा जो भी मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक। क्यों का दोस्तों, अगर बात करें रीजन है तो आप देखिए समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना,
कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर इन लोगों ने मान लेते हैं मौलिक अधिकारों का त्याग कर दिया, ठीक, तो कोई भी लाभ हुआ या मौलिक अधिकारों से जो भी व्यक्ति को प्रदान किए गए उससे कोई भी लाभ हुआ, ठीक है ना, या सरकार उनके लिए कोई कदम उठाती है, ठीक, नागरिकों के लिए, ठीक है ना, कुछ भी करती है, तो अब आप बताइए ऐसे व्यक्ति जो मौलिक अधिकार को त्याग कर चुके हैं तो क्या उनको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे होने के कारण बहुत चीजें नहीं समझ पाते हैं, ठीक, नहीं जान पाते हैं। तो इस कारण जो ये अधित्याग का सिद्धांत है, ठीक, इन्होंने कहा गया है सिद्धांत के इससे अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को, ठीक, परित्याग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यानी जो मौलिक अधिकार है आप उनका क्या परित्याग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये संविधान के द्वारा केवल किसे दिए गए? नागरिकों को दिए गए। ये आपका हक है और आप इसे क्या परित्याग नहीं कर सकते हो। और ये किस सिद्धांत में बात कही गई है? अधित्याग क्या सिद्धांत में, ठीक है ना दोस्तों, अधित्याग का सिद्धांत, ठीक। एक बार फिर देख लेते। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है, अगर उसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार क्या किए गए हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उसका क्या परित्याग नहीं कर सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को परित्याग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना दोस्तों, ठीक। तो समझ गए ना। तो आर्टिकल 13 के तहत ये 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। पहला था आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तीसरा अधित्याग का सिद्धांत। दोस्तों अब आप पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अधित्याग का सिद्धांत इतने का आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जरा आपने आर्टिकल 12 और 13 देख लिए, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं पहला कौन सा अधिकार है, ठीक, जरा देखिए कौन सा है? समता का अधिकार। और ये आर्टिकल कहाँ से है? 14 से 18 तक, ठीक। पहला दोस्तों आर्टिकल देखिए अनुच्छेद 14, ठीक। इसमें जो वर्डिंग लिखी हुई क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, ठीक, विधि के समक्ष समता, ठीक। विधि दोस्तों का मतलब होता है कानून, ठीक है ना, कानून के, ठीक है ना, समक्ष क्या है? समता है, ठीक। कहने का मतलब कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है ना, ठीक। सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू किया जाए, ठीक। राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, ठीक है ना, कानून पर, या ऐसा ना करे, ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक, अभी कुछ भी या कत्ल किया या कुछ भी कोई भी ऐसा काम किया, चोरी की, डकैती की, ठीक, तो पहले कानून बना उसके अनुसार सजा दे दी जाए, ठीक। तो ऐसा भी ना हो, ठीक। जो भी कानून है सभी व्यक्तियों के लिए समान है, ठीक, और सभी व्यक्तियों पर समान ढंग से राज्य क्या लागू करे, ठीक। ये आर्टिकल कौन सी बात करता है? ठीक, 14 क्या लिखा? विधि के समक्ष समता, समता या समानता क्या कहता है? जरा वर्डिंग देखिए। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें क्या करेगा? लागू करेगा, ठीक है ना। यानी कानून के अनुसार, ठीक है ना, किसी व्यक्ति पर भेदभाव ना हो, ठीक। जो भी कानून है वो सबके लिए बराबर है, ठीक। सभी को सजा उसी कानून के हिसाब से दी जाएगी जो बना है, ठीक है ना। कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि नहीं वो इस जाति के हैं या उस रूप के हैं, ठीक है ना, या बड़े हैं छोटे जो भी हो, ठीक। तो उनके लिए अलग कानून हो, हम लोगों के लिए अलग कानून हो, या अदर के लिए अलग हो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। कि कानून सभी के लिए बराबर है और सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से क्या लागू किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भेदभाव ना हो, ठीक। तो ये आर्टिकल किसमें बात कही गई? 14। और क्या कहता? विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून, और डिटेल में दोस्तों ये लिखा हुआ है, ठीक, जो कहना चाह रहा। इसके बाद दोस्तों जरा देखिए आर्टिकल 15 की बात करें, ठीक। आर्टिकल 15 क्या कहा गया? धर्म, ठीक है ना, धर्म के आधार पर, ठीक। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का है, कोई अदर धर्म का है, कोई किसी धर्म का है, तो जो धर्म है, ठीक है ना, इसके आधार पर कोई भेदभाव समाज में ना हो कि इस धर्म के नहीं, इनको इधर नहीं रहने देंगे, वो इस धर्म के हैं, ये हमारे देश में नहीं रह सकते, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक, धर्म के आधार पर, ठीक। दूसरी बात की दोस्तों जाति, ठीक। इसके बाद जाति के आधार पर, ठीक है ना, जैसे आपके यहाँ जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी चलती, ठीक, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति समान है, ठीक है ना, सभी को समान अधिकार से समाज में रहने का अधिकार है, ठीक। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म, रंग, रूप, ठीक, यानी काला गोरा या जन्म, ठीक है ना, इसके आधार पर
कोई भी ठीक भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल कौन सा बात करता है? 15। देखिए वर्डिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म व रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 15 में, ठीक है ना। ये मतलब है दोस्तों, ठीक। तो जो जन्म के आधार पर, रंग रूप यानी काला गोरा, लिंग के आधार पर, ठीक है ना, जाति, धर्म जो भी दिए गए हैं, ठीक, क्योंकि सभी हमारे लिए बराबर है, ठीक। चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, चाहे कैसा भी हो, चाहे कोला आपका काला हो, ठीक है ना, चाहे गोरा हो, ठीक दोस्तों, सभी हमारे लिए बराबर है, ठीक है ना। काला गोरा चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, कहीं पर भी जन्म हुआ हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इन चीजों को लेकर कोई भी समाज में क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल आपके कौन सी बात करता है? आपके 15 आर्टिकल में लिखा गया ऐसी वर्डिंग। ये देख लीजिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म व रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल किसमें बात कही गई है? 15 में दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो एक बार जरा पहले इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम आ रही, ठीक, इस कारण से आज की क्लास यहीं तक आपकी रखी जाएगी। कल जब मैं बात करूंगा तो इसी समता के अधिकार पर बात होगी। और आर्टिकल आपके 14, 15 बता दिए गए, कल आपके 16, 17, 18 और भी अदर, ठीक है ना, जो भी आपके मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक, इन सभी पर डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों लाइक का, ठीक है ना, लाइक करने से, ठीक, आप कतई भी वो ना करिए, क्योंकि लाइक का हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और ना ही शेयर करने का कुछ भी मिलता, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना दोस्तों। खुद ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक, और उन लोगों तक पहुंचाइए जहां पर अभी भी, ठीक है ना, हमारी स्टडी पहुंच नहीं पाई, ठीक, तो उन लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा, हल किया जाएगा और आप तक आंसर पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी समस्या आती है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।